हेलो एवरीवन, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 157 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को आज हम बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है 12% और 8% की दो क्रमागत छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो एकल छूट निकालने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, उसे आप याद रखिएगा। फार्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ए बी वाला फार्मूला, तो वही होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100। यही फार्मूला होता है एकल छूट का, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। तो ए और बी की जगह 12 और 8 को रख दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो ए की जगह 12 रखिए प्लस 8 माइनस ए इंटू बी है तो 12 इंटू 8 हो जाएगा बट्टे 100 हो जाएगा। उसके बाद 12 8 20 माइनस 12 8 96 बट्टे 100 हो जाएगा। तो फिर यहाँ 20 माइनस जब 96 में 100 से भाग कीजिएगा तो 0.96 आ जाएगा। तो फाइनली 20 में से 0.96 को घटाइएगा तो 19 कितना आ जाएगा 0.4% आपका एकल छूट आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा एकल छूट का फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100। तो यहाँ पे डेटा बदल करके भी दे सकता है। यहाँ पे 12 8 दिया था, कभी 10 15 दे सकता था, 5 8 दे सकता था। तो आप सिर्फ फॉर्मूला को याद रखिएगा। नेक्स्ट है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 33 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी है। देखिए ए है और बी है, ए है और बी है, और ए और बी का वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 3:5, ठीक है। उसके बाद प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए की आयु जो है वर्तमान 33 वर्ष है, लेकिन यूनिट में ए का मान 3 है। तो यहाँ पे 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 33 वर्ष दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 3 से 33 कट जाएगा 11। तो 1 यूनिट का वैल्यू 11 आ गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 11 आ गया तो यहाँ से बी का आयु निकाल लेते हैं 11 5 55, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 55 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। वर्तमान में बी की आयु निकाल लिया हम 55 वर्ष। 55 वर्ष निकाले कैसे, यहाँ पे प्रश्न में ए का आयु दे दिया था वर्तमान में 33 वर्ष, लेकिन यूनिट में ए का मान 3 था। तो 3 यूनिट का वैल्यू 33, तो 1 यूनिट का वैल्यू 11। जब 1 यूनिट का वैल्यू 11 आ गया तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 5 55। तो ये 55 वर्ष बी का वर्तमान आयु का मतलब वर्तमान आयु हो गया बी का 55 वर्ष। लेकिन प्रश्न बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद बी का आयु कितना होगा। वर्तमान में 55 साल है तो 5 वर्ष बाद बी का आयु कितना हो जाएगा, तो 5 वर्ष ऐड हो जाएगा। वर्तमान में 5 वर्ष ऐड हो जाएगा तब ना 5 साल बाद उसका आयु पता चलेगा कितना है। तो वर्तमान में बी का आयु 55 है, तो 5 वर्ष बाद यहाँ प्रश्न में बोला जा रहा है तो 5 वर्ष जोड़ दीजिए इसमें। तो 55 में 5 जोड़िए कितना हो जाएगा 60। तो बी का 5 वर्ष बाद उम्र कितना हो जाएगा 60 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाना है, कुछ नहीं किए। ए और बी का वर्तमान में रेशियो दिया था 3:5, लेकिन ए का आयु दे दिया था। जब ए का आयु दे दिया था 33 वर्ष, लेकिन ए का यूनिट में मान 3 था, तो 3 यूनिट का वैल्यू 33 था, 1 यूनिट का वैल्यू 11। जब 1 यूनिट का वैल्यू 11 तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना 55। ये 55 बी का वर्तमान आयु आ गया। आपको 5 वर्ष बाद बोला जा रहा है बी का आयु कितना होगा, तो वर्तमान में 55, अब 5 वर्ष बाद 5 वर्ष ऐड कर दिए कितना होगा 60 वर्ष। बी का 5 वर्ष बाद की आयु होगा। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, ये टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी और गी मिलकर किसी कार्य को, नाम है जी और गी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि जी और गी की दक्षता यानी कि उसका एफिशिएंसी, क्षमता जिसको बोल सकते हैं, उसका अनुपात है 3:8, तब गी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे जी है जो है उसको लिख दे, जी है और क्या है गी है, रुकिए इसे लिख देते हैं, जैसे है वैसे लिख देते हैं। एक जी है एक गी है, ठीक है। जी और गी के दक्षता एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 3:8 है, ठीक है। और दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 24 दिनों में कर सकता है। यहाँ से अगर हम टोटल कार्य निकालें, अगर कार्य बराबर क्या होता है याद रखिएगा, वर्क बराबर क्या होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। वर्क बराबर जो होता है क्या होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। अगर यहाँ से एफिशिएंसी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। अगर यहाँ से टाइम निकालिएगा तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूला टाइम एंड वर्क से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है यहीं से डायरेक्ट। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, टाइम बराबर होता है मतलब वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यहाँ पे आपको पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तब आपको
यहाँ पे गी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तब उसका आपको समय पता चलेगा। हमको समय निकालने के लिए टोटल क्या चाहिए, वर्क चाहिए और उसका एफिशिएंसी चाहिए जिसका हमको समय निकालना होगा। तो यहाँ से पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो वर्क बराबर यहाँ फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो दोनों मिलकर 24 दिनों में काम कर सकता है जी और गी। टाइम दिया 24 दिन और उन दोनों का एफिशिएंसी कितना है, जी का एफिशिएंसी 3 है, गी का एफिशिएंसी 8 है। तो दोनों का एफिशिएंसी कुल कितना हो गया, 8 3 11, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी 11 है। और उन दोनों ने मिलकर कितने दिनों में कार्य को किया है, 24 दिनों में। तो ये 24 गुना 11 जो जितना आएगा ये टोटल आपका वर्क निकल कर आ जाएगा। कितना टोटल वर्क आ जाएगा। अब क्या करा प्रश्न में कि गी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल वर्क पता चल गया इतना है। अब कार्य कौन करेगा, गी करेगा। तो गी का क्षमता से भाग कर दीजिए। टोटल वर्क में गी का क्षमता से भाग कीजिएगा तो गी का समय निकलेगा। जब टोटल वर्क में आप जी की क्षमता से भाग कीजिएगा तो जी का समय निकलेगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गी के मतलब गी का हमको समय निकालना है तो गी की क्षमता से भाग करना पड़ेगा। टोटल वर्क रहा 11 गुना 24 आपका टोटल वर्क रहा। गी का क्षमता कितना है, गी का क्षमता 8 है तो 8 से भाग कर दीजिए। यहाँ पे आपको गी का समय निकल कर आ जाएगा। तो 8 से 24 कितना बार में काटेगा, 8 तिया 24। अब 11 से 3 को गुना कीजिएगा तो 11 तिया 33। तो 33 दिन लगेंगे गी को अकेले उस कार्य को पूरा करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे बनाना है। प्रश्न में कुछ नहीं था, बस जी और गी का एफिशिएंसी का रेशियो दिया था। उसके बाद दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकता है वो दिन दिया था, टाइम दिया था। तब बताना था आपको गी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। तो हमें यहाँ से क्या किए कि टोटल वर्क निकाल लिए। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ से वर्क निकाल लिए। दोनों का एफिशिएंसी है 11 और दोनों मिलकर कार्य कर सकता है 24 दिनों में। तो 11 गुना 24 टोटल वर्क आ गया। अब उस टोटल वर्क को कौन करेगा, गी अकेले करता। तो गी का क्षमता कितना था, 8 था तो 8 से भाग कर दिए। तो 8 तिया 24, 11 तिया 33 इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखिए जो बगल में हम लिख दिए हैं। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 2.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 7 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा एक बंद घनाभकार बॉक्स के बाहर पेंट करने की कुल लागत जांच कीजिए। ठीक है, देखिए एक घनाभाकार बॉक्स है, बॉक्स का आकार है घनाभ का आकार का और उस घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है और 2.4 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से उस घनाभकार बॉक्स को पेंट करने में कुल कितना रुपया खर्चा आएगा आपको ये निकालना है। तो हमको कुल पेंट का कितना रुपया खर्चा आएगा उसको निकालने से पहले हमको उसका टोटल क्षेत्रफल पता रहेगा, तब ना हम उसका मतलब 2.4 से गुना करके टोटल जितना हमको अमाउंट लगेगा रुपया खर्चा होगा वो हम पता कर सकते हैं। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, तो घनाभकार बॉक्स का। तो घनाभकार बॉक्स का क्या क्या दिया है, लंबाई दिया है कितना, लंबाई दिया है 7, जो दिया हम लिख देते हैं। फिर चौड़ाई दिया है कितना 5 और ऊंचाई दिया है 2, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। अब आपको घनाभ की जो आकार का बॉक्स है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है ना। 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो पहले हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद 2.4 रुपया प्रति वर्ग की दर से उसमें पेंट करने में कितना लागत आएगा वो निकल जाएगा। तो पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो आप मान वैल्यू पुट कीजिए। एल इंटू बी है, एल का मान 7 है, बी का मान 5 है। तो डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं 7 बचे 35 लिख सकते हैं। ठीक है, आप बोलेगा नहीं 35 कहाँ से आया, तो यहाँ एल बी है तो एल का मान 7 था, बी का मान 5 था, इसलिए 7 गुना 5 किया तो 35 आ गया। फिर बी एच है यानी कि चौड़ाई गुना ऊंचाई है, बी का मान 5 है, एच का मान 2 है तो 5 गुना 10 हो जाएगा प्लस फिर एच गुना एल है, एच है 2, एल है 7, 7 दूना 14 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से जब आगे कीजिएगा तो ये इंटू है, इसका हम लोग गुना होता पता है आपको। अब सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 2 5 तो 59 दूना कितना होता है, 9 दूना 18, 5 9 10 से 11 यानी कि 118 वर्ग मीटर आ गया घनाभ के आकार का जो बॉक्स था उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आपको क्या निकालना है, उस घनाभकार बॉक्स को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा वो निकालना है आपको। क्षेत्रफल तो पता चल गया कितना, 118। तो 1 मीटर जो घनाभ के आकार का बॉक्स है उसको 1 मीटर खर्च मतलब पेंट करने में कितना खर्चा आ रहा है, 2.4 रुपया आ रहा है। हमको कितना पेंट करना है तो देख लीजिए, आपको 118 वर्ग मीटर पेंट करना है तो 118 से गुना कीजिए इसको। तो यहाँ से दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे में 10 बैठेगा। ठीक है, अब काटिए तो इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 118 गुना अगर 24 कीजिएगा तो 8 चौके 32, लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन में, देखिए तो ऑप्शन में यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। देखिए
ये तो ये तीनों तो नहीं होगा, हमको देखिए यूनिट डिजिट से यहाँ पे हम आंसर निकाल लिए। तो आपको अगर समय निकलता तो आप एक बार देख भी लीजिएगा, यूनिट डिजिट से अगर मिल रहा है तो बस आपको गुना भाग लंबा चौड़ा तो नहीं करना है। हम देख रहे हैं लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है और यहाँ पे गुना करने पर 832 लास्ट में 2 आ रहा है, तो हम बस आंसर यहीं पे हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। हमको क्या गुना करना नहीं, फिर भी अगर आपको नहीं मतलब होता है कि नहीं हम करेंगे तो आप कीजिए कितना 118 गुना 24 पहले कर लीजिए। 118 गुना अगर 24 कीजिएगा तो 8 चौक 32, 3 4 3 7, 4 कम 4, 8 2 16, 2 2 1 3, 2 2 7 6 13, 4 3 7 1 8 2, यानी कि 283 2 यानी कि 2832 आ जाएगा। फिर 2832 को किससे भाग कीजिएगा, 10 से भाग कीजिएगा ना, तो 118 गुना 24 अगर कीजिएगा, 118 गुना 24 तो कितना आ गया, हम यहाँ पे गुना की कितना आ गया 2832, यानी कि 2000 सॉरी पेन ले लेते हैं 2832। इसको 10 से भाग कीजिएगा ना तो एक ठो जीरो है तो दशमलव के बाद में एक मतलब एक अंक होगा, तो यहाँ पे यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, नहीं 283.2 आ गया ना। तो वही हम बोले कि लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में था तो वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। इतना रुपया इसको खर्चा होगा उस घनाकार बॉक्स को पेंट करने में। कैसे किए, तो पहले हम उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए। तो 1 वर्ग मीटर को पेंट करने में 2.4 रुपया खर्चा होता है उसको, तो टोटल क्षेत्रफल उसका कितना था घनाकार बॉक्स का, तो 118, तो 118 गुना 2.4 कीजिएगा तो 283.20 रुपया आपको खर्चा आएगा उस घनाकार बॉक्स को पेंट करने में। नेक्स्ट है, एक आयत का परिमाप 68 सेंटीमीटर है। यदि उसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसको बनाते कैसे हम। आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। सबको पता है 2 इंटू एल प्लस बी आयत का परिमाप होता है, जो कि यहाँ पे दिया है कितना 68 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, लेकिन उसका परिमाप दिया 68, तो यहाँ से एल प्लस बी का मान निकल कर आ जाएगा। एल प्लस बी का अगर यहाँ से मान निकालिएगा, 2 इधर गुणाम है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कट जाएगा, नहीं तो यहीं से डायरेक्ट काट देते। 2 से 68 कितना बार में कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि यहाँ एल प्लस बी का मान 34 आ गया। उसके बाद उसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो एल इंटू बी होता है उसका क्षेत्रफल। एल इंटू बी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से आप खुद सोचिए, ऐसा कोई 2 संख्या लीजिए, 2 नंबर लीजिए जिसको जोड़ने पर 34 आना चाहिए और गुना करने पर 240 आना चाहिए। ठीक है, अगर आप बेसिक जाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई 2 आपको नंबर लेना है जिसको जोड़ने पर, आपस में जोड़ने पर आपको 34 आना चाहिए और गुना करने पर 240 आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं वो 2 संख्या कौन कौन है। एक तो संख्या 24 है और दूसरा संख्या 10 है। आप देखिए 24 को 10 में अगर 8 कीजिएगा, जोड़िएगा तो 34 आ जाएगा। फिर 24 को 10 से गुना कीजिएगा तो 240 आ जाएगा, यानी कि ये फुलफिल कर रहा है। तो हम यहाँ से ये समझ गए कि ये जो 24 है ये आपका लंबाई आ गया और 10 आपका चौड़ाई आ गया। उसके बाद क्या कहता है कि आयत का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, आपको विकर्ण ज्ञात करना है। तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मतलब रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ लंबाई 24 है और चौड़ाई क्या है 10 है। तो बस जब लंबाई चौड़ाई पता चल गया तो आप कुछ भी कहे तो आराम से निकाल लेंगे। आपको आयत का विकर्ण यानी कि डायगोनल निकालना है। आयत का क्या निकालना है, डायगोनल, आयत का विकर्ण निकालना है। तो आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर, लंबाई है 24 तो 24 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 10, 10 का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप ट्रिपलेट याद रखिएगा तो बहुत ही आसानी होगा। अगर ट्रिपलेट याद रहता तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ता आपको, तो फिर भी हम कर देते हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। फिर 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, उसका 576 में 100 जोड़िएगा तो 676 हो जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि 676 किसका वर्ग होता है, 676 26 का वर्ग होता है। ठीक है, 5 का मतलब 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, तो 676 का वर्गमूल 26 आ जाएगा। तो आपका विकर्ण की लंबाई कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, ये याद रखिए, ऐसे याद रखिएगा। लेकिन ट्रिपलेट यहाँ पे जरूरी नहीं पड़ेगा, हम वो बोल दिया आपको। ट्रिपलेट कहाँ जरूरी पड़ेगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, जब त्रिभुज पढ़िएगा वहाँ पे समकोण त्रिभुज, वहाँ पे आपको ट्रिपलेट का जरूरी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो हम उसे बोल दिए, याद रखिएगा। ट्रिपलेट का जरूरी यहाँ पर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको निकालना ही पड़ेगा। 24 10 लंबाई चौड़ा था तो यहाँ पे विकर्ण आपको निकालना पड़ा। ट्रिपलेट का जरूरी वहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में पड़ेगा। तो याद रखिएगा ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देखिए, पढ़िए, है ना। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले पढ़िए क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद बनाइए। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। शशि ने साधारण ब्याज पर 7 रुपये का ऋण लिया है। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर 700 रुपया का ऋण लिया है, ब्याज लिया है।
ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया गया था जितनी वार्षिक ब्याज की दर थी। यानी कि जितना समय के लिए ऋण लिया गया था 700 रुपया, जितना समय था वो ब्याज के दर के बराबर था। यानी जितना समय था उतना दर का ब्याज, मतलब उस जो सिंपल इंटरेस्ट पर जो लिया, मतलब क्या कहते हैं उसको, 700 रुपया जो लिया था साधारण ब्याज पर, मूलधन जो इतना 700 रुपया लिया था, उसमें वर्ष जो था, टाइम था और दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों समान था, बराबर था। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि उसने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 343 रुपया का भुगतान किया तो ब्याज का दर कितना होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझे एक बार और हम प्रश्न को पढ़ देते हैं। शशि ने साधारण ब्याज पर 700 रुपये का ऋण लिया। ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया गया था जितनी वार्षिक ब्याज की दर थी। यानी कि समय और दर बराबर है आपस में। यदि उसने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 343 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी, आपको दर निकालना है। तो देखिए दिया क्या क्या है, दिया है 700 रुपया जो लिया, ये तो मूलधन आपका प्रिंसिपल हो गया 700 रुपया, और 343 रुपया आपका ब्याज है, नहीं सिंपल इंटरेस्ट का मान 343 है। आपका समय और दर बराबर है, तब आपको क्या दर निकालना है। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं ना, P इंटू आर इंटू T/100, PRT/100, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये होता है ना सिंपल इंटरेस्ट। बस कुछ नहीं करना, आपको बस इसी फॉर्मूला पे बैठा दीजिए वैल्यू, उसके बाद आंसर निकाल लीजिए। तो SI बराबर हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू T होता है बटे 100 होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। SI का वैल्यू यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना यहाँ पे 343, तो इसके जगह 343 रख देंगे। उसके बाद P का वैल्यू, प्रिंसिपल का वैल्यू 700 रुपया, तो 700 रुपया P की जगह रख देंगे। उसके बाद प्रश्न में यहाँ मेन इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे है। अब आपको क्या यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वर्ष जो था, वर्ष जो टाइम, वो दर का बराबर है, नहीं जितना समय के लिए लिया गया था ऋण उतना % दर भी था। तो याद रखिएगा, अगर हम यहाँ से अगर रेट और समय बराबर है तो यहाँ पे हम रेट दिए इनटू, यहाँ पे टी न देंगे क्योंकि टी रेट के बराबर है, इक्वल है टी और रेट, यानी आर और टी दोनों बराबर है, तो यहाँ टी की जगह आर ही रख देंगे। कोई मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बोल दिया है कि रेट और टाइम बराबर है, तो टी की जगह आर ही रख दीजिए। आपको आर ही निकालना था बट्टे 100, तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म, और 7 से 343 49 बार में कट गया, तो यहाँ से इधर आर गुना आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 49 है, यानी कि यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 49 आ गया। तो यहाँ से आर का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो 49 किसका वर्ग होता है, 7 का होता है, नहीं 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, तो 7% दर आपका आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कितना परसेंट, 7%। कुछ नहीं किया हम, बस सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था 343 रुपया, प्रिंसिपल दिया था, अब बोल दिया था कि रेट और टाइम बराबर है, तो वही हम किए, रेट और टाइम बराबर किए, आर का वैल्यू निकाल लिए, कितना 7%। देखने में बड़ा प्रश्न लग रहा था, उतना बड़ा भी नहीं था प्रश्न। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि रवि जो है, रवि की मासिक वेतन 16,000 रुपया है। वह अपने वेतन का 30% किराए पर, अपने वेतन का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, शेष राशि का 60% म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। एक महीने में म्यूचुअल फंड में निवेश की गई राशि कितनी थी, आपको निकालना है। एक बार फिर देखिए, रवि है, उसका मासिक वेतन 16,000 है। ठीक है, 16,000 उसका मासिक वेतन है, महीने का वेतन 16,000 है, तो वो ना 30% किराए पर खर्च कर देता है, फिर 20% शिक्षा पर खर्च कर देता है, और जो बचता है यानी कि शिक्षा और किराए पर खर्च करने के बाद जो वेतन बचता है उसका 60% वो क्या करता है, म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। तब आपको बताना है कि म्यूचुअल फंड में निवेश जो किया गया वो कितनी राशि, धनराशि को म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। 16,000 उसका मासिक वेतन है, 16,000। अब 16,000 का 30% वो किराए देता है, किराए पर खर्च करता है, तो 16,000 का अगर 30% यहाँ पे अगर निकालिएगा आप, 16,000 का 30% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, तो 16 तिया 48, यानी कि 4800 रुपया रवि किराए पर खर्च करता है। 16,000 उसका मासिक वेतन है, देखिएगा, और 30% किराए पे खर्च किया तो कितना, 16,000 का 30% कितना आ गया, 4800 रुपया, तो 4800 रुपया हुआ किराए पर उसका खर्च हुआ। फिर कहता कि 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया, यानी कि इसका जो वेतन 16,000 था, यही 16,000 का 20% उन्होंने अपने मतलब किस पर खर्चा किया, शिक्षा पर। तो 16,000 का 20% अगर आप निकालिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, तो 16 दूना 32, यानी कि 3200 रुपया वो शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो याद रखिएगा यहाँ से 16,000 का 30% पहले किराए पर खर्च किया, तो कितना खर्च किया,
परसेंट में तो 30% खर्च किया, रुपया में कितना किया तो 4800 रुपया। उसी तरह 20% ये शिक्षा पर खर्च किया, ये तो परसेंट में खर्च किया है, लेकिन रुपया में कितना खर्च किया मतलब शिक्षा पर तो 3200 रुपया। तो टोटल से यहाँ देखिए कितना खर्चा किया अब तक में, वो कितना खर्चा किया 4800 रुपया किराए पर, 3200 रुपया किस पर किया शिक्षा पर। टोटल कितना हो गया 0 0 8 2 10 4 3 7 1 8 यानी कि 8000 रुपया, 8000 रुपया वो अब तक खर्चा कर दिया, यानी कि शिक्षा और किराए पर, शिक्षा पर और किराया पर कितना हज़ार रुपया 8000 रुपया खर्चा, सॉरी 8000 रुपया खर्चा कर दिया। टोटल उसका मासिक वेतन कितना था 16000, 16000 में वो 8000 अब तक ख़त्म कर दिया। अब उसके पास शेष कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा उसके पास वेतन, तो 16000 में 8000 खर्चा कर दिया, बचा 8000 बचा ना, 8 मतलब 16000 में 8000 खर्चा कर दिया शिक्षा और किराया पर, तो बचा उसके पास 8000। अब ये 8000 को क्या करता है, वो 8000 का 60% वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर देता है। यहाँ प्रश्न में बोला गया है कि शेष राशि का, शेष वेतन का 60% वो म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। तब आपको बताना है कि म्यूचुअल फंड में वो कितना धनराशि निवेश किया। तो देखिए उसके पास वेतन शेष बचा 8000, 8000 का कितना परसेंट वो म्यूचुअल फंड में निवेश किया 60%। तो 8000 का यहाँ से अगर 60% निकालिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, इधर 8 6 48, 48 में कितना जीरो बैठेगा 2 जीरो बैठेगा। तो यहाँ से निकल कर आ गया कि वह म्यूचुअल फंड में कितना निवेश किया तो 4800 रुपया का निवेश किया। कितना रुपया का 4800 रुपया का, लेकिन परसेंट में 60% क्या था, हमको रुपया में बोला जा रहा था, रुपया में बताइए कितना वो निवेश किया म्यूचुअल फंड में, तो 4800 रुपया का निवेश किया रवि। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4800 रुपया। इसी तरह के बिल्कुल बेसिक से बताएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ये आपको बोर्ड मास से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे जो 13 है इंटू 13 ये बाहर में है, रूट के अंदर नहीं है। रूट के अंदर क्या है 19 गुना 650 भागा 13 प्लस 18.5 गुना 4, ये रूट के अंदर है। बाकी गुना 13 जो बाहर में है इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, रूट अंडर देते हैं 19 गुना 650 भागा 13 प्लस 18.5 गुना 4, अब बाकी ये गुना 13 बाहर में है। ठीक है, रूट के अंदर पहले इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा। तो यहाँ से पहले किसका होता है भाग का, तो यहाँ से अगर 60 मतलब 650 है, 650 13 से भाग कीजिएगा 13 50 65 50 आएगा, यानी कि यहाँ से 19 गुना अगर भाग कीजिएगा 50 आएगा प्लस 18.5 मतलब 18.5 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 18.5 गुना 4 कीजिएगा तो आएगा कितना, तो 18 चौक 72, 72 5 चौक 20, उधर 72 2 74, इतना ही आएगा देख लीजिए। 18.5 गुना अगर 4 कीजिएगा 5 चौक 20 का 0 2, 8 चौक 32 2 34, 3 4 3 7 74 आएगा ना, वही बोले ये 18.5 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना 74 आ जाएगा। उसे देखिए 18 चौक 72, अब 5 चौक 20 2 इधर 72 2 74 आ जाएगा, तो यानी यहाँ 74 आ गया। अब बाहर में गुना 13 है ये है। अब फिर इसको सॉल्व कीजिए 19 गुना 50 कीजिए 19 5 95, 19 5 95, इसमें एक जीरो बैठ जाएगा प्लस 74, फिर ये इसके ऊपर में रूट लग जाएगा रूट अंडर। अब 950 प्लस 74 दोनों जुड़िए कितना होगा, फिर गुना यहाँ 12 में 13 ये है, यानी कितना था 950 प्लस 74 था, अब बाहर में गुना 13 था। तो 950 में 74 अगर ऐड कीजिएगा तो 4 7 5 12 9 1 10 1024 आएगा, और गुना 13 हो जाएगा। अब बताइए 1024 का वर्गमूल कितना होता है, ये किसका वर्ग होता है 1024, ये होगा तो किसी 30 से ऊपर होगा, क्योंकि 30 का वर्ग 900 होता है, उससे ऊपर 31 का लास्ट में 1 होगा, नहीं होगा। 32 का 2 दूना 4 लास्ट में, ये 32 का वर्ग है। 1024 किसका वर्ग है 32 का, यानी कि 1024 वर्गमूल है 32 का, तो यहाँ 32 हो गया। अब बाहर में गुना 13 है, ये है, बस सॉल्व हो गया। 32 गुना 13 कीजिएगा, देखिए यूनिट डिजिट से कैसे मिलाएगा आंसर, देखिए लास्ट में 2 है, यहाँ लास्ट में 3 है, 3 दूना 6, लास्ट में 6 भी करेगा। अब देखिए ऑप्शन में 6 जिसका लास्ट में होगा वही आंसर होगा। यहाँ लास्ट में यूनिट डिजिट में 5 है, ये नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 8 है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में 6 है, इसका आंसर ऑप्शन ये हो गया। बस आपको गुना करने को जरूरी नहीं, टाइम आपको बचाना है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन ये हो गया, हमें यूनिट डिजिट से यहाँ पे आंसर मिला है। फिर भी गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा, कितना 416, 32 गुना 13 कीजिएगा तो 416 ही आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, बहुत आसान है प्रश्न है कि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है, घन का आयतन कितना होगा। बस भुजा दिया, आयतन निकालना है, क्यूब निकालना है। क्यूब का क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब भुजा क्यू होता है ना, साइड का क्यूब होता है। यहाँ पे साइड का वैल्यू दे दिया 4, तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा, क्यूब मतलब वॉल्यूम क्या होगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस इतना था, सारे प्रश्न को बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। और सारे प्रश्न का PDF आपको कर दीजिए अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पर जाकर जुड़ जाइए, सारे प्रश्न का PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा।